10 साल पहले जेएनयू की धरती पर जब अफजल गुरु की मौत की बरसी थी, इस बरसी के दौरान कई छात्र एकत्रित हुए, कैंपस में मजमा लगा और इस मजमे के दौरान एक नारेबाजी हुई, जिसमें हिंदुस्तान के टुकड़े करने की ख्वाहिश की गई। कहा गया कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कहा गया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं। और इन नारेबाजों को लेकर तब पूरे देश में हड़कंप मच गया था कि देश की एक इतनी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, देश की राजधानी के भीतर, और ये कौन से छात्र हैं, ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन से लेफ्टिस्ट हैं जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। और पूरे 10 सालों तक आज भी जेएनयू के उन नारों को नहीं भुलाया जा सका है। लेकिन 10 साल बाद जेएनयू की कोई तस्वीर नहीं बदली है। बीते दिन जब शर्जील इमाम और उमर खालिद, जो दिल्ली दंगे मास्टरमाइंड साजिश इन्होंने तमाम रची, इनकी जब जमानत याचिका खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके बाद जेएनयू के कैंपस से, जो साबरमती हॉस्टल है उसके बाहर से वीडियो आया। इस वीडियो में कई छात्र नारेबाजी करते हुए नजर आए और इस नारेबाजी में जो निशाना बनाया गया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया, जिसमें क्या कहा गया कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब अगर आप देखेंगे तो ये नारे राजधानी दिल्ली में लगे, जेएनयू की कैंपस में लगे, जी। लेकिन इसका सूत्रधार कौन है? तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, 14 नवंबर को एक रैली हुई थी रामलीला मैदान में और गुजरात कांग्रेस की एक नेता पहुंची थी और उन्होंने भी ठीक इसी तरह के नारे लगाए थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और पूरे देश भर में बवाल मच गया था। और फिर इस पर प्रियंका ने क्या जवाब दिया था, प्रियंका गांधी ने, कि हमें नहीं पता ये नारे किसने लगाए, वो हमारे नेता तक नहीं है। देश की संसद में भी बवाल मचा था। लेकिन वो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस की रैली में लगा था। लेकिन जेएनयू के कैंपस में जो नारा लगा है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लगा है। सवाल ये उठ रहा है भाई कि आप न्यायपालिका को तो बख्श दो, आप सरकार को नहीं बख्शते, आप राष्ट्र को नहीं बख्शते, आप संविधान को नहीं बख्शते, तो फिर आपका भरोसा किस पर है? और जेएनयू के कैंपस की तो छोड़ ही दीजिए आप, पूरा वामपंथी कुनवा, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्षी जो वहां पर इंडिया अलायंस है, सभी शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ ये जो फैसला आया है, कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है। अदालत का सुनाया फैसला अगर सही नहीं है, तो इसके खिलाफ आप जो कानूनी प्रावधान है भाई वो कीजिए। आपकी अभी सत्ता नहीं है, अगर सत्ता होती तो आप इंपीचमेंट लगा देते, आप देश में इनके लिए अलग से कानून बना देते कि भारत के टुकड़ों का ख्वाब देखने वाले किसी भी आरोपी को जेल ना हो। क्योंकि जो सजील इमाम है और उमर खालिद है, उन्होंने देश के लिए तो कुछ काम जी। किया नहीं था, देश के खिलाफ काम किया था। तो सवाल उठ रहा है कि अब इनकी बेल, जो जमानत याचिका खारिज हुई है, तो इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे हम विपक्ष के नेताओं की बात करें या जेएनयू के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, कहने के लिए तो ये छात्र है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं, इससे समझ में आता है कि इनकी मानसिकता क्या है। मतलब साफ है कि दिल्ली दंगा 2020 में जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये आंकड़े अपने आप में है, ज्यादा है, और ये बताते हैं कि किस तरीके से उमर खालिद की बात करें या इमाम की बात करें, उनकी ओर से जो राष्ट्र विरोधी बातें कही गई थी और जिस तरीके से उन्होंने साजिश रची थी इस दंगों को भड़काने के लिए, उसी के तहत 53 लोगों की मौत हो गई। मैं हाल ही में मीडिया में एक दिल्ली दंगे से पीड़ित थे, तो उनका इंटरव्यू देख रही थी। उनका नाम है हरि सिंह सोलंकी। उन्होंने बताया कि 2020 में जो उनका बेटा था, जिसका नाम था राहुल सिंह सोलंकी, वो देहरादून में जॉब करता था और कुछ ही समय के लिए वो दिल्ली आया था घूमने के लिए। अब इस दौरान उनका बेटा दूध का पैकेट लेने के लिए बाहर गया और इसी दौरान दिल्ली दंगों में उसी का एक साथी था, जिसका नाम बताया जा रहा है मुस्तफी। उसी ने उसकी हत्या कर दी। अब जब उसको पकड़ा गया और पुलिस से पूछा गया कि तेरा तो दोस्त था राहुल सिंह सोलंकी, तूने इसकी हत्या क्यों की? तो बोलता है कि शरीयत के और धर्म के अलावा हमें कुछ नहीं सूझता। ये सब बाद में, यारी सब बाद में, लेकिन हमारे लिए सबसे फर्स्ट में अगर कोई है तो वो शरीयत है और हमारा धर्म है। इससे समझ में आता है कि किस तरीके की मानसिकता, किस तरह का जहर यहाँ पर घोला गया था। और इसी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साइड में ही अपना फैसला सुनाया, जबकि 5 आरोपी और थे जिन्हें जमानत दी गई है।
तो सवाल इस पर भी खड़ा होता है, आखिर कांग्रेस या विपक्ष के नेता या जेएनयू के जितने भी छात्र हैं, इस बात पर क्यों बात नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस पूरे फैसले को लेकर, उसे सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इन दोनों पर जो आरोप लगे वो काफी ज्यादा गंभीर है और इसके चलते हम इन्हें जमानत नहीं दे सकते क्योंकि ये देश विरोधी साजिश थी, देश विरोधी साजिश, इसे समझ में आता है। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 अन्य आरोपी हैं, उन्हें जमानत दे दी गई है। लेकिन बात यहीं पर होती है कि विपक्ष किस तरीके से इस पर नारेबाजी करता नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि इन दोनों के साथ में अन्याय हुआ है। अच्छा, नाइंसाफी हुई है, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये जो पूरा विपक्ष कह रहा है, ये जो नारेबाजी कर रही है और ये कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है। भाई, आपके पास देश के सबसे बड़े वकीलों की फौज है। आपके लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े वकील आपके लिए खड़े हो रहे हैं। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप अपने पक्ष में दलील रखें, लेकिन आपने जो कारनामे किए हैं वो संविधान के खिलाफ है। अच्छा, अब शरजील इमाम का एक वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, जो वीडियो उस वक्त वायरल भी हुआ था और पूरे देश ने देखा है। क्या कह रहा था शरजील इमाम, जिसके लिए आज ये पूरा जेएनयू कैंपस के जो वामपंथी छात्र हैं जो कह रहे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खोदेगी। क्यों कब्र खोदना चाह रहे हैं मोदी शाह की, आप इस बात को तो जानिए। शरजील इमाम कहता है कि अगर 5 लाख हम मुस्लिम मिलकर असम को भारत से काट दें, हम बहुत लंबे समय तक तो नहीं काट पाएंगे क्योंकि इन्हें अपनी हैसियत भी पता है, लेकिन कह रहे हैं अगर हम 1 महीने के लिए भी काट दें तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। ये असम को, जो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है, उसको काटने की बात कर रहे थे, भारत के टुकड़े करने की बात कह रहे थे। सीधे तौर पर भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात कह रहे हैं। उसके बावजूद इन्हें कहा जा रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात जो शरजील इमाम कह रहा था, वो कह रहा था कि हमें ऐसे हिंदू चाहिए, हमें गैर हिंदू लोग चाहिए जो नारे तकबीर लगा सकें। ये वही बातें हैं जो आज बांग्लादेश में हो रही हैं, जो बांग्लादेश के जिहादी नेता कह रहे हैं कि हमें उत्तर पूर्वी राज्य बांटना है। तो जो दुश्मन मुल्क कह रहे हैं, वही तो आपके देश के नेता, देश के छात्र कह रहे थे। इसमें इनके लिए सहानुभूति रखना क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूं चलिए हम कुछ नहीं मानते, आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये बता दें कि आखिर ये देश को किस तरह से चलाना चाहते हैं। जो बेल खारिज की गई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का कोई योगदान नहीं है, उनका इसमें कोई सीधा सा कनेक्शन नहीं है, ये अदालत का फैसला है। तो फिर मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा एक है। इनका एजेंडा ना तो शरजील इमाम है, इनका एजेंडा ना तो उमर खालिद है। इनके लिए कोई लोग मायने नहीं रखते, इनके लिए मायने रखता है कि कैसे हम भारत की सरकार को अस्थिर करें। 2020 में भी जो कोशिश की गई थी, वो क्या कोशिश थी? एनआरसी का मसला चल रहा था, आपके सीए का मसला चल रहा था, देश भर में आंदोलन हो रहे थे और उस वक्त ये शरजील इमाम और उमर खालिद ये पूरी योजना बना रहे थे कि कैसे हम इस आंदोलन को देश में दंगों की आग में तब्दील कर सकें। और सिर्फ आपने तो अभी 200 मौतों की कहानी बताई, 53 मौतें और 200 लोग घायल, लेकिन तब हजारों मौतों की पूरी साजिश रची जा रही थी और रचने वाला कोई और नहीं था, आपके उमर खालिद थे और शरजील इमाम थी। तो इनके लिए आप कौन सी रिहाई की मांग कर रहे हैं? और तो सोचिए, भारत में आतंकी हमले हुए, पहलगाम का हमला हुआ, पहलगाम के बाद अभी दिल्ली में हमला हुआ था, इतने सारे तमाम आतंकी पकड़े गए, गुजरात से आतंकी पकड़े गए, हमारे हरियाणा के बगल बॉर्डर में आतंकी पकड़े गए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तमाम आतंकी पकड़े गए। किसी का पत्र नहीं आया अमेरिका से, किसी भी विदेशी सांसदों ने नहीं लिखा कि भारत में ये कौन सी कट्टरता जन्म ले रही है कि मोहम्मद और दूसरे आपके कोई सदाब, इस तरह के नाम आतंकियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के अभी नवनिर्वाचित मेयर हैं, वो कह रहे हैं कि शरजील इमाम और उमर खालिद बेगुनाह है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब क्या अमेरिका बताएगा कि भारत अपने देश को सुरक्षित करने के लिए कैसे न्याय दे? क्या अब ये जोहरान ममदानी बताएंगे? भारत संप्रभु है, संप्रभुत्व है, भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और भारत की न्यायपालिका इसके लिए सक्षम भी है। तो अमेरिका ये न्याय देने की यहां पर आपको सीख नहीं सुना रहा है, दरअसल ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है भारत को अस्थिर करने की। इसके पीछे डीप स्टेट लगा हुआ है और भारत पर दबाव बनाया जा रहा है और ये उनके एक मुखौटे थे, ये उनके हथियार थे कि इनके जरिए भारत में अस्थिरता फैलाई जाए और अस्थिरता फैली नहीं तो अब इन्हें चुलबुलाहट हो रही है।
बिल्कुल और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या और बड़ा फैसला लेता है, इसका भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति देश में हो रही है, चाहे हम उमर खालिद की बात करें या इमाम की बात करें, इनको लेकर विपक्ष एक तरफ है, जो जेएनयू के छात्र हैं वो एक तरफ है और ये तक कह रहे हैं कि मोदी शाह एक कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पर। अब ऐसे में ये वीडियो सामने आ रहा है तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है क्योंकि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से शब्द बोलना, अपशब्द बोलना कहीं न कहीं एक बड़ा अपराध है और इसमें इंतजार रहेगा कि आगे इस वीडियो के बाद में क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन की टीम करती है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ